ये इतिहास के एक ऐसे जेल कैंप से भागने की योजना थी जिसमें शामिल थे पूरे 600 कैदी। उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, मगर भागने के 2 दिन पहले ही अफवाह फैलने लगी कि सभी कैदियों को मारकर ये जेल कैंप बंद कर दिया जाने वाला है। सच्चाई थी, जेल कैंप को छुपाकर कैदियों पर किए जाते थे अत्याचार। यह है देश पोलैंड। उस वक्त यानी ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है। यह है सीक्रेट नाजी डेथ कैंप जिसका नाम है सोबिबोर। एक ऐसा गुप्त जेल कैंप था जिसे देश जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर द्वारा बनाया गया तथा दुनिया से छुपाकर रखा गया था। आप सोच सकते हैं ये पोलैंड है, जर्मनी का हिटलर यहाँ कैसे जेल बना सकता है, क्योंकि पोलैंड उस टाइम हिटलर के कब्जे में था। इसे खासकर बनाया गया था सभी यहूदियों का सफाया करने के लिए, लेकिन सोवियतों यानी रूसी संगठन के हाथों करारी हार के बाद कैंप कमजोर होने लगी। कुछ कैदी भागने में भी सफल होने लगे। ऐसा होने से हिटलर को डर था ये बाहरी दुनिया तक पहुंच गए तो हमारे मौत के कैंप के बारे में बताएंगे, जिसमें खासकर यहूदियों को मारा जा रहा था। कैंप को तोड़ना शुरू कर दिया गया तथा बचे कैदियों की हत्या करने लगे। डेथ कैंप्स को खत्म करने का कारण ये भी था कि रूसी आ रहे हैं। अगले 10 महीने में 90% से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया। कुछ यहूदी जो अभी जीवित थे इस सोबिबोर कैंप को चला रहे हैं। ये 150 एकड़ में फैला हुआ है जो 45 फुटबॉल फील्ड के बराबर था। एक सेंट्रल वॉच टावर जिसमें आर्म गार्ड तैनात है कैंप पर नजर रखता है। 2 अवैध कांटेदार तारों की बाड़ और एक अंदर की ओर फेंस। जो भी भाग्यशाली होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे गार्ड स्टेशनों की घेराबंदी और एक घातक 15 मीटर की बारूदी सुरंगों वाली पट्टी का सामना करना पड़ता है। वास्तव में ये मौत की एक भयानक मशीनरी थी। अधिकांश लोगों को ट्रेन प्लेटफॉर्म से कैंप के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ उनसे सारी प्रॉपर्टी, कपड़े और बाल छीन लिए जाते हैं और फिर एक गैस चैम्बर में मार दिया जाता है जो एक बार में 500 लोगों से ज्यादा को समा सकता है। कैदियों के पास जैसे हुनर होते थे उन्हें दिया जाता था वैसा ही काम, जैसे दर्जी, कारपेंटर, कपड़े का काम करने वाला या चित्रकार। लगभग 90% से ज्यादा यहूदी को मारने के बाद करीब 600 यहूदियों को इस कैंप में रखा गया था ताकि कैंप चलता रहे। लगभग 30 एसएस जर्मन ऑफिसर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है कैंप को। इसकी ब्रूटल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कैंप को एक गार्डों तथा 3 अलग अलग सब कैंप के साथ स्टेबलाइज किया गया है। पहले में एसएस ऑफिसर्स और गार्ड रहते हैं। बगल में है कैंप 1 जहां 400 यहूदी कैद रहते हैं और वर्कशॉप की देखभाल करते हैं। कैंप 2 में छटाई यानी बैरक्स है जहां सभी जब्त की गई चीजें रखी जाती हैं। अंत में 300 फीट लंबे रास्ते के अंत में जिसे स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है कैंप 3 है। एक गैस चैम्बर है जो ढके हुए टैंक इंजन के धुएं से चलता है, लेकिन कैंप 1 में एक कैदी अब भी उम्मीद बनाए रखा है कि वह भाग सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी के लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए डिटरमाइंड है। यह है लियोन फ्रेंड हैंडलर। वह कैंप में काफी जल्दी आ गया था। उसका पूरा परिवार गैस चैम्बर में भेज दिया गया था, लेकिन वह बच गया क्योंकि वह एक कारपेंटर था। जून तक कैंप में एक्टिविटी धीमी पड़ने लगी थी। वहाँ ट्रेनों की संख्या घट रही थी। अफवाहें थी कि कैंप तोड़ा जाएगा और उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया जाएगा। फिर 26 जून को एक ट्रेन आती है। दूसरे कैंप से आखिरी 300 कैदी लाए गए। जब ये 300 लोग पहुंचते हैं तो उन्हें गैस चैम्बर में मारने की बजाय तुरंत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही गोली मार दी जाती है। उनके मौत ने क्लियर कर दिया कि बाकी कैदियों को भी मारकर कैंप बंद कर दिया जाने वाला है। ऐसे ही एक कैदी था हेम एंगलर जिसके परिवार को भी कैंप में हत्या कर दी गई थी। वह सिलाई बैरक में काम करता है। हाल ही में मारे गए एक कैदी के जेब से एक चिट्ठी मिली। लिखा था, अगर आपको ये नोट मिले तो इसका मतलब है कि हम यहूदी मारे जा चुके हैं, इसका बदला जरूर लेना। वह इसे साथी लियोन को दिखाता है। अब ऐसे यहूदी साथियों की तलाश शुरू हुई जिसके साथ मिलकर भागने के प्लान को पूरा कर सकें। दर्जन भर कैदियों को चुना गया और एक ग्रुप बनाया। हर मेंबर को कैंप के अलग अलग हिस्सों की जानकारी है या वहां तक पहुंच है। अगले कुछ हफ्तों में लोग अलग अलग योजना पर विचार करते हैं। जानते हैं जर्मन हर भागने वाले के पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या करते हैं। कोई एक व्यक्ति भागने की कोशिश करता है तो वे सभी को जिम्मेदार मानते थे। भले ही कुछ लोग भाग जाएं, बाकी सबका अंत निश्चित था। एस्केप का सही तरीका यही है कि हर कैदी को कैंप से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। यही प्लान में शामिल हुआ अलेक्जेंडर नाम का बंदा। वह हर उस जगह से भाग निकला था जहां भी उसे रखा गया था। काम पर लग गए।
जानते हैं वे कभी भी 600 लोगों को सुरंग बनाकर चुपके से बाहर नहीं निकल सकते। कैंप बहुत सुरक्षित है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना। इन जर्मन सिपाहियों के मामले में कमजोरी है लालच। दरअसल यहूदियों की जब्त की गई कीमती वस्तुओं को अपने पास ले लेते थे, जिन्हें कैदियों द्वारा साफ सफाई तथा मरम्मत के लिए रखा जाता था। प्लान है इस कैंप के कुछ नाजी कैदी यानी जर्मन कैदी भी हैं, उन्हें खत्म करना और सीधे मेन गेट से बाहर निकल जाना। इसी वक्त अफवाहें फैलने लगी 1 महीने के भीतर इस कैंप और इसके सभी कैदियों का सफाया कर दिया जाएगा। अब प्लानिंग को और जल्दी पूरा करने पर मजबूर हो गए। पहला था तैयारी। कैदियों को खुद को हथियार से लैस करना होगा ताकि वे ट्रेंड ऑफिसर्स को मार सकें। दूसरे स्टेज में था शाम की अटेंडेंस से 1 घंटे पहले कुछ कैदी 1 दर्जन ऑफिसर्स को फिक्स टाइम पर कार्यशाला में ले जाएंगे, जहां पर मरम्मत किए गए कीमती सामान लेंगे। वहां जितना संभव हो उतने लोअर क्लास के अधिकारियों को मार देंगे। तीसरा और अंतिम स्टेज होगा बाहर निकलना। बिजली और टेलीफोन लाइनें काट देंगे और कैदी ऑफिसर्स के भेष में कैदियों को मेन गेट से बाहर ले जाएंगे। वहां से सभी लोग जंगल में गायब हो सकते थे। कई हफ्तों के दौरान वेयर हाउस में काम करने वाले मजदूर चाकू इकट्ठा करते हैं। अदर टूल्स जो भागने के लिए जरूरी साबित हो सकते थे वे थे राइफल्स। जानते हैं कि कुछ यूक्रेनी राइफलें एक बैरक में हैं। इस काम की जिम्मेदारी लेता है स्लोमो नाम का बंदा। उसकी मेंटेनेंस मैकेनिस्ट के फोरमैन की नौकरी उसे कैंप के लगभग हर हिस्से तक पहुंचा देती थी। वह बाहर खड़े गार्ड से कहता है कि उसे पत्थर की मरम्मत के लिए अंदर जाना है। चुपचाप राइफलों को कैनवास की बोरी में लपेटता है, फिर उन्हें धीरे धीरे पीछे की खिड़की से नीचे गिरा देता है। शांति से बाहर आ गया। आसपास कोई नहीं दिखता तो किनारे घूमकर जाता है और उन राइफलों को उठा लेता है। अब हथियार मिल चुकी थी। अब इन्हें बाकी गार्ड को रास्ते से हटाने से पहले कांपों से निपटना था। ये जेल के मुखबिर इन्फॉर्मर होते थे। उसे रास्ते से हटाने के लिए पहले तो उसकी पिटाई किए, उसे मरने के कगार पर पहुंचा दिए, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़े। अगली सुबह बाकी गार्ड से कहने लगे कि वह बीमार है और मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा दिन टिक पाएगा। ये योजना काम कर गई। उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया। अब एसएस ऑफिसर्स को हटाने पर फोकस हुए। जल्द ही कैदियों ने यह अफवाह सुनी कि 15 अक्टूबर को जेल को समाप्त कर दिया जाएगा। अब 15 अक्टूबर से पहले भागने की योजना बनाई जाने लगी। कई जर्मन छुट्टी पर जा रहे थे, जिससे वहां मौजूद जर्मनों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाने वाली थी, 30 से घटकर 15। 13 अक्टूबर को प्लान बना। योजना थी शाम 4 बजे हर एसएस ऑफिसर्स को किसी स्पेशल कार्यशाला या गोदाम में बुलाया जाएगा। जैसे ही 4:30 बजे हत्या का काम पूरा हो जाएगा, टेलीफोन और बिजली की लाइनें काट देंगे। प्लान को सफल बनाने के लिए उन्हें किसी तरह सब कुछ एक साथ मिलकर करना था। ये तभी कर सकते थे जब सभी के पास घड़ियां होती, जिसे जर्मनों ने पहले ही रख ली थी। सभी तक घड़ियां पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। यहीं पर ग्रुप में शामिल हुआ एक और बंदा, थॉमस ट्राइब्लेट। उसका काम था प्लान को अंजाम देते वक्त गार्ड को झूठा बहाना करके जूतों का याद दिलाए, जिससे वे देखने के लिए समय पर आए। वह गार्डों को ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां उसे दूसरे कैदी द्वारा मार सकें। लास्ट मोमेंट आ गया। वे सभी बढ़ई के दुकान में मिले, लेकिन जब सुबह हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी योजना को फेल होने के पास ला दिया। बिना किसी वार्निंग के जर्मन सैनिक कैंप पहुंच गए। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। इस अननोन रीजन से ऑफिसर्स का एक ग्रुप जेल में आया है। ऑर्गेनाइजेशन की सारी सटीक योजना बर्बाद हो सकती थी। भागने का प्लान कैंसिल कर दिया। अचानक एहसास होता है कि शायद उन्हें फिर कभी भागने का मौका ना मिले। ये भी डाउट था अगर अतिरिक्त जर्मन सैनिकों को कैदियों को मारने के लिए बुलाया गया है तो कल का सुबह उनका आखिरी होगा। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, कैदियों को एक बात समझ में आ गई। नए आए लोग किसी को मारने नहीं बल्कि अपने साथी सैनिकों से मिलने आए थे। राहत महसूस की जा सकती थी। जल्द ही मिलकर सैनिक वापस चले गए। ग्रुप जानती है कि उन्हें दूसरी बार मौका मिला है, पर भागने की योजना को अगले दिन 14 अक्टूबर को शाम 4 बजे कंफर्म करेंगे। 4 बजने से पहले योजना के अकॉर्डिंग काम शुरू हुआ। मेन कैदियों को जो जर्मन गार्डों को मारने में भाग लेंगे, चाकू बांटे जाते हैं और कुल्हाड़ी भी दी जाती है। हत्या करने वाली टीमें हथियार और खुद को कैंप के चारों ओर छुपा लेती है और तैयार है हमले के लिए। गार्डों को खत्म करने की शुरुआत होती है डिप्टी कमांडर और हाई रैंकिंग के ऑफिसर से। वह जैसे कोई
कोट की फिटिंग के लिए अंदर गया, अचानक उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और उसे मार डाला। तुरंत ही हत्या करने वाली टीम अचानक शांत हो जाती। अगला इशारा मिलता है पूरी ताकत से आगे बढ़ने की। ऑर्गेनाइजेशन सटीक और ब्रूटल अटैक का बौछार कर देता है। एक के बाद एक ऑफिसर्स को पहले से तय छिपे मर्डर सीन पर ले जाया जाता है और मार दिया गया। उनके बॉडी वर्कशॉप में मेजों के पीछे या अलमारी में छुपाए हुए हैं। टीम ने लगभग 15 में से 10 ऑफिसर्स को मार गिराया था, जिसमें से टॉप लेवल के लीडर भी शामिल थे, लेकिन उनकी लिस्ट में जो ऑफिसर सबसे ऊपर था वह बच जाता है। दरअसल उस समय वह कैंप 2 में लौट गया था। कैंप में चीफ डायरेक्टर था, जिसके पास कैंप के रेयर टेलीफोन में से एक था। बाहर की दुनिया से आसानी से पहुंच बना सकता है। वह जिंदा रहा तो पूरी योजना बिखर जाएगी। वहां तक पहुंचने के लिए कैदियों ने एक स्पेशल टीम बनाई। तत्काल बनी टीम ऑफिसर्स के ऑफिस में इंटर की। वह कुछ समझ पाता जकड़ लिया जाता है। उसकी पिस्तौल ले लिए फोन की ओर बढ़ता है, अचानक टीम उसे रोक देती है। अगले कई चाकू की वार से उसे खत्म कर दिए। योजना सफल हो रही थी। कुल मिलाकर 11 ऑफिसर्स को मारने में सफल हुए। अभी भी कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को रास्ते से हटाना बाकी था। समय तेजी से बीत रहा था। अगले स्टेज की ओर बढ़े। बिजली काट दिए। इलेक्ट्रिसिटी पर हमला करने का मतलब लाइट्स और टेलीफोन, जिसका अर्थ न केवल इंटरनल कम्युनिकेशन बल्कि सैनिकों को बुलाने के माध्यम को भी बंद कर दिया। बिजली और फोन न होने से भागने वालों की तलाश करना और मुश्किल हो जाएगा, खासकर जब रात हो। लेकिन यहीं से चीजें बिगड़ने लगी जैसे ही कॉल का समय नजदीक आता है। हालांकि कैदियों ने उन्हें छुपाने की पूरी कोशिश की। एक गार्ड अपनी ड्यूटी पर घूमते हुए ऑफिसर्स की डेड बॉडी तक पहुंच जाता है। उसे समझ आने लगा यहाँ क्या हो रहा है। कैदी गार्ड के बीच हलचल देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है प्लान फेल होता नजर आ रहा है। कुछ बाहर दौड़ते हैं और प्लान में शामिल एक पुलिसमैन को इशारा करते हैं कि वह सीटी बजाए, जिससे कैदियों को लगभग 20 मिनट पहले ही रोल कॉल के लिए बुलाया जाता है। योजना यह थी कि वे सभी रोल कॉल पर जाएंगे और फिर सब एक साथ भाग जाएंगे। कैदी इकट्ठा होना शुरू करते हैं। हालांकि उनमें से मैक्सिमम लोगों को अभी भी भागने की योजना के बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी जर्मनों को समझ आ गया कि हो क्या रहा है। मेन गेट तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद करने के लिए आगे बढ़ें। अगर कैदी अभी नहीं आए तो गार्ड की आजादी का एक मौका खत्म कर देंगे। कैदियों का लीडर जोश के साथ चिल्लाया, भाइयों और बहनों, समय आ गया है। अगर हम में से कोई भागने में कामयाब हुआ तो वह दुनिया को बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ। उसका स्पीच कैदियों को प्रेरित किया। फेंस की ओर दौड़ना शुरू किए। अचानक इनके बीच एक ऑफिसर आ पहुंचा। भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दिया। बट कुछ कैदियों के पास भी हथियार था। जैसे सूरज ढलने लगा कैदियों के पास केवल 2 ऑप्शन थे। फेंस को गिराकर बारूदी सुरंग वाले एरिया से होकर आगे बढ़े, जहां गलत जगह पैर पड़ने से जान भी जा सकती है, या ऑफिसर्स के हाथों मारे जाएं। मेन गेट से चुपचाप निकलने की योजना फेल हो जाने से जर्मन बैकअप जनरेटर से कैंप के कुछ फ्लड लाइट जलाते हैं। ऐसा होने से कैदियों के अंधेरे में भागने का प्लान नाकामयाब हो जाता है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या भाग जाऊं या रुकूं और उम्मीद करूं कि जर्मन मुझे नहीं मारेंगे। हालांकि अब मेन गेट बंद हो चुका था, लेकिन बाहर निकलने का अभी भी एक मौका बचा था। फेंस के ऊपर से सैकड़ों कैदी भागने का फैसला किए। उन्होंने सीढ़ी लगा दी और फेंस की ओर दौड़े जब तक कि वह गिर नहीं गई। जिनके भी पैर लैंड माइन पर पड़े उनके चिथड़े उड़ गए। लैंड माइन के मैदान को पार करने की दौड़ जंगल के किनारे तक पहुंचने की कोशिश ने एक भयानक दृश्य बना दिया। भागने वालों में कई को फेंस पार करने से पहले भी गार्ड द्वारा गोलियां मार दी जाती है। कुछ और लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाते। इस जेल ब्रेक का जो मेन लीडर था, उन्होंने खुद को तब तक रोक कर रखा जब तक कि बाकी लोग आगे नहीं निकल गए। ऐसा करने से उनके बचने की संभावनाएं ज्यादा हो गयी, क्योंकि तब तक ज्यादातर लैंड माइन एक्टिव होकर फट चुके थे। 600 में से लगभग आधे कैदी जंगल तक पहुंच जाते हैं। इस घटना के बाद ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में बट गया। सभी के अलग अलग होने से कैदियों के लिए एक बड़ा झटका था। अब जर्मन उनका पीछा कर रहे हैं। सभी के कैंप से बाहर निकलने में 12 मिनट से भी कम का समय लगा, जिससे बाकी जर्मन गार्डों की हालत सदमे में आ गई। जर्मन 300 से अधिक यहूदियों के लिए जो जंगल में छिपे या फिर भाग रहे हैं, एक रूथलेस हंटिंग एक्सपीडिशन शुरू करते हैं। जंगल में गए और पीछे छूटे लोगों को पकड़कर वहीं मार डाला। आधी रात के बाद 2 मिलिट्री यूनिट कैंप पहुंचती है और कंट्रोल ले लेती है। खोज पूरी ताकत से शुरू होता है। जर्मन के लिए जोखिम सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं, बल्कि यह भी है कि अगर सोबिबोर कैंप का रहस्य दुनिया तक पहुंच गया तो क्या होगा। जो कैदी जंगल तक
पहुंचने में सफल हुए और जर्मन के पकड़ से दूर हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वे कब तक सुरक्षित हैं। उन्हें भी ढूंढकर मार दिया जाएगा। कैदियों के मेन 5 लीडर किस्मत से आजादी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अधिकांश कैदी ऐसा नहीं कर पाते। 600 कैदियों में से 400 ने भागने की कोशिश की। 80 को तुरंत ही लड़ाई या लैंड माइन में मार दिया गया। जो लोग कैंप से बाहर निकलने में सफल हुए उनमें से 262 को जर्मन तथा लोकल लोगों द्वारा पकड़वाकर मार दिया गया। सिर्फ 53 लोग बुरी तरह से भागने और आजादी पाने में सफल हुए। जर्मनों को भी पता चल गया कि कुछ कैदी पूरी तरह से भागने में सफल हो गए। अपने अपराधों तथा कैंप का सबूत दुनिया से छुपाने का काम शुरू कर दिए। सोबिबोर कैंप को ही बंद करने का फैसला किए। बचे हुए सभी यहूदियों की हत्या कर दी गई और ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। जमीन को इस तरह समतल कर दिए जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जो भाग निकले उन्होंने जर्मन मृत्यु कैंप और वहाँ ली गई यहूदी जिंदगियों के बारे में दुनिया को बताया। अब इतिहास हत्यारे नहीं बल्कि बचे हुए लोग लिख रहे हैं।